क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अकेली कविता हमारे पूरे दौर की कहानी कह दे? आज हम एक ऐसी ही हिंदी कविता कुर्री 2 को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक निजी दुख से शुरू होती है और फिर महामारी, पर्यावरण और हमारे समाज के बिखराव की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता के साथ ये सफर। देखिए, कविता की पहली ही पंक्तियां हमें एक पल को रोक देती हैं। एक परदेसी पंछी है जो बेचैन है और कहीं और निकल गया है। यही बेचैन पक्षी आप कह सकते हैं कि इस पूरी कविता की आत्मा है। कभी ये एक असल पक्षी बनकर कहानी देख रहा है, तो कभी ये खुद कवि की आवाज बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये परदेशी पंछी हमें सबसे पहले कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है यादों की एक दुनिया में, जहां कुर्री नाम के पक्षी और महानदी के बहाने एक निजी कहानी, एक पर्सनल लॉस की बात कही जा रही है। हाँ, तो ये कुर्री आखिर है क्या? देखिए, वैसे तो ये एक प्रवासी पक्षी है जिसे अंग्रेजी में ऑस्प्रे भी कहते हैं, लेकिन इस कविता में ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रतीक है, एक यात्री का, एक बिछड़ी हुई आत्मा का, और सबसे बढ़कर बदलते हुए वक्त के एक खामोश गवाह का। और वो बदलाव कितना गहरा है वो यहां साफ नजर आता है। एक तरफ है यादों वाली महानदी जो जिंदगी और उम्मीद से भरी थी, जहां प्रवासी पंछी अपना घर बनाते थे, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, एक सूखी वीरान नदी जिसमें सिर्फ रेत के टापू दिखते हैं। यही फर्क कविता के दर्द और नॉस्टैल्जिया की नींव रखता है। लेकिन बात सिर्फ एक नदी और निजी यादों तक ही नहीं रहती। अब कविता का दायरा और भी बड़ा हो जाता है, और वही पंछी, वो कुर्री, अब सिर्फ एक सूखी नदी को नहीं, बल्कि हमारे पूरे उजड़ते हुए पर्यावरण को देख रहा है। ये पंक्तियां हमें सीधा उस तबाही के सामने ले आती हैं जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं। सोचिए, पलाश और पीपल सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। और जब वो नदी किनारे कटते हैं तो सिर्फ जंगल नहीं, हमारी जड़ें कट रही होती हैं। और ये तबाही सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। कविता एक एक करके पढ़ते खोलती है। अनाजों में जहर घुल रहा है, कुर्री और चकवा चकवी जैसे पंछी गायब हो रहे हैं, नदी तालाब सूख रहे हैं। ये किसी एक चीज का नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के टूटने का एक अलार्म है। नदी, पेड़, पंछी, पर्यावरण के बाद अब कविता का आईना घूमता है हमारे समाज की तरफ, और जो तस्वीर दिखती है वो भी टूटी हुई है, बिखरी हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां कवि बिल्कुल सीधी और साफ बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। वो उस कड़वी सच्चाई पर आते हैं जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, कि ये जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही देश को टुकड़ों में बांट रहा है। इसको और गहराई से देखें तो कविता दो तरह के किरदारों की तस्वीर खींचती है। एक तरफ हैं दल बल वाले, यानी सत्ता के खिलाड़ी, जो रोज बदलते भेस के साथ सिर्फ ताकत के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं आम लोग जो बस अपने में उलझे हुए हैं। उन्हें दूसरों के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अब हम पहुंचते हैं कविता के बिल्कुल केंद्र में, उस त्रासदी तक जिसने हम सबको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से छुआ है। जी हां, कोविड-19 महामारी का वो भयानक दौर। ये पंक्तियां उस डर और सन्नाटे को जैसे दोबारा जिंदा कर देती हैं। पूरी दुनिया सहमी हुई थी, और ये जो लाइन है, मरे लोग अनजान, ये उस दौर की सबसे बड़ी बेबसी और अकेलेपन को दिखाती है, जहां लोग अपनों के बिना ही इस दुनिया से चले गए। कविता हमें उस दौर के मंजर को एक फिल्म की तरह दिखाती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले डर से सहमी हुई दुनिया, फिर लॉकडाउन में बिल्कुल सूने वीरान पड़े शहर, और फिर वो दिल दहला देने वाला सीन, शमशानों पर लगी हुई भीड़। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये कविता सिर्फ दर्द और निराशा पर ही खत्म हो जाती तो शायद इतनी खास ना होती। यहां से कविता एक नई उम्मीद की तरफ, एक नई चेतना की तरफ मुड़ती है। ये सिर्फ एक शोक गीत नहीं है, ये एक आह्वान भी है। पहले तो कवि उस अकेलेपन की बात करते हैं जो अक्सर सच बोलने वाले के हिस्से आता है। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी कहानी, अपना दर्द सुनाता हूं तो लोग कन्नी काट लेते हैं, दूर भागते हैं। ये समाज की उदासीनता को दिखाता है। और ठीक इसी अकेलेपन के बाद कविता एक जबरदस्त छलांग लगाती है। वो निजी दर्द से उठकर एक सामूहिक आवाज बन जाती है। वो कहती है कि इन बेकार की लड़ाइयों को रोकना होगा, और ये काम किसी एक का नहीं, ये अवाम का जोर, यानी हम सब की कलेक्टिव पावर से ही होगा। तो असल में यही इस कविता का पूरा सफर है। ये मैं के दर्द से शुरू होकर हम की ताकत तक पहुंचती है।
एक निजी नुकसान की कहानी एक ग्लोबल सोच और साझा इंसानियत में यकीन करने की अपील बन जाती है। और ये जो हम की चेतना है, ये हमें इतिहास के सबसे बड़े और सबसे गहरे सबक की तरफ ले जाती है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता। जंग तो जीतने वाले को भी अंदर से मार देती है, और पूरा का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ाई नहीं तो क्या? कविता का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, सदियों का प्रतिभास। इसका मतलब है सदियों से इकट्ठा हुई समझदारी, ज्ञान और अनुभव। असली तरक्की लड़ाइयों से नहीं, बल्कि इसी साझा ज्ञान से आएगी। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई आर्ट, कोई कविता एक ही समय में हमारे गुजरे हुए कल को एक श्रद्धांजलि और आने वाले कल के लिए एक चेतावनी दोनों हो सकती है? इस पे सोचना तो बनता है। कुररी 2। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी में समादृत कुररी शीर्षक की 3 कविताओं की पहली कविता कुररी 1 की सार्थक और समृद्धशाली निरंतरता है कुररी 2 कविता। ये भी सरसी छंद में ही लिखी गई है। ये रचना न केवल वैयक्तिक संवेदना, महामारी की त्रासदी, पर्यावरणीय विनाश, सामाजिक राजनैतिक विखंडन का दस्तावेज है, बल्कि मानवीय मूल्यों, शांति और सामूहिक चेतना का आह्वान भी है। यहाँ ये बताना जरूरी लग रहा है कि कुररी 1, 2, 3 की रचना कोरोनाकालीन भयावह कारुणिक परिस्थितियों में हुई है, जिसके संबंध में कवि द्वारा लिखित अपनी बात का ये अंश अवलोकनीय है। महानदी संग्रह की अंतिम 3 कविताएं कुररी 1, कुररी 2 तथा कुररी 3 का जिक्र करना जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि इनमें कोरोनाकालीन मनोभाव अपने युग बोध से जुड़े हुए हैं। आज का समय इनमें ज्यादा मुखर है। इन कविताओं की शीर्षक से सुधी पाठकों को हिंदी छायावाद के प्रणेता कवि मुकुटधर पांडे की बहुचर्चित कविता कुररी के प्रति 1, 1920, कुररी 2 का स्मरण हो आएगा। इसकी उत्स भूमि भी वही महानदी है और वैसी ही कारुणिकता। परिवेश और परिदृश्य बदल गए हैं। छायावाद के प्रणयन और नामकरण की दृष्टि से 100 वर्ष बाद भयावह कोरोनाकालीन परिदृश्य में पूर्वोल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 28-29 जुलाई 2020 के दौरान कुछ विशेष संदर्भों में उक्त कविताओं के भाव जागृत हुए, जो दूसरी लहर 2021 के दरमियान उभन पड़े। कवि की उक्त आत्मोक्ति का केवल एक शब्द उभन पड़े कि असर को पूरी रचना की पोर-पोर में सचमुच देखा जा सकता है। यहाँ कुररी 2 के सभी मूल 22 छंदों की वाचिक प्रस्तुति और भावों का साहित्यिक विश्लेषण क्रमशः प्रस्तुत है। छंद 1। महानदी पुल से दिख जाता गांव का वही छोर, निकल गया पंछी परदेसी बेचैन किसी ओर। इस छंद में मीनकेतन प्रधान द्वारा एक ऐसे गांव का वर्णन किया गया है जो महानदी के पुल से दिखाई देता है। ये कवि का अपना गांव है, जहां उसका बचपन और युवा काल बीता है। उनके लिए ये गांव कई अर्थों में बहुत मायने रखता है, जिससे कवि की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। गांव का वही छोर जो कवि का जाना पहचाना है, ये वही गांव है जहां महानदी के चौड़े पाट पर विदेशी प्रवासी पक्षी कुररी दशकों पहले शीतकाल में आया करते थे। पंछी निकल गया परदेसी बेचैन किसी ओर। ये पंक्ति एक पंछी के उड़ जाने की बात करती है, जो परदेसी है और किसी दूसरी दिशा में बेचैन होकर उड़ गया है। इसका संबंध कुररी 1 कविता की पहली पंक्ति से है, जहां अपने बिछड़े साथी को पंछी खोजने के लिए अब कहीं चला गया है। कवि का जीवन भी उसका गांव छूट जाने से प्रवासी की तरह हो गया है। उनके संग्रहों की अन्य कई कविताओं में ये तथ्य वर्णित भी है। यहाँ पक्षी प्रतीक रूप में मानवीय भावनाओं की हताशा, निराशा और अवसाद से व्यथित है। बेचैन किसी ओर से ऐसा भी लगता है कि वो व्यक्ति या कवि किसी अज्ञात या अनिश्चित भविष्य की ओर बेतहाशा बढ़ा जा रहा है और शायद अपने मूल स्थान या गांव से दूर जाकर जीवन में लगातार संघर्ष करते रहने और असफल होने के कारण बेचैनी महसूस कर रहा है। संदर्भ कोरोना काल की वैश्विक त्रासदी से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी कारुणिक परिस्थितियों में इस कविता की रचना हुई, जिसका उल्लेख आरंभ में किया गया है। छंद 2। पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तट कछार, अनाजों में दवा जहरीली, खेतों का व्यापार।
इस छंद में कवि आधुनिकता और तथाकथित प्रगति के कारण प्रकृति और कृषि कार्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों पर तीखी टिप्पणी कर रहा है। पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तट कछार। ये पंक्ति सीधे तौर पर पेड़ पौधों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को दर्शाती है। पलाश और पीपल जैसे पेड़ भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पलाश अपने सुंदर लाल फूलों के लिए जाना जाता है। उसका पत्ता अन्य वनस्पतियों से कुछ मोटा और टिकाऊ होता है, जिसका उपयोग पहले गांवों में खासकर तीज त्योहार के समय पूजन सामग्री रखने, दोना पत्तल बनाकर खाने पीने की सामग्रियों के उपयोग के लिए होता था। यद्यपि आज के साधन संपन्न औद्योगिक विकास के युग में इसका उस तरह से उपयोग कम हो गया है। पीपल को पवित्र माना जाता है। अब भी उसके पूजन की वैदिक सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित हैं। इनकी कटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षति भी है। तट कछार शब्द नदी किनारे या निचले इलाकों को इंगित करता है, जहां अक्सर पेड़ पौधे उगते हैं, जिनका गहरा रिश्ता प्राकृतिक परिवेश से होता है। इनके कटने से भूमि कटाव, जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण कृत्रिम संसाधनों का उपयोग ज्यादा होने लगा है, जिसके अधिक और असंतुलित उपयोग से मानव जीवन पर प्रतिकूल और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। अनाजों में दवा जहरीली, खेतों का व्यापार। ये पंक्ति कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करती है। दवा जहरीली स्पष्ट रूप से उन रसायनों को संदर्भित करता है जो भले ही उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हों, लेकिन वे मिट्टी, पानी और अंततः मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनका अत्यधिक या अनियंत्रित उपयोग चिंताजनक है। उपभोक्ता जो अनाज खाते हैं, उनमें ये जहरीले रसायन मौजूद होते हैं। खेतों का व्यापार बताता है कि कृषि अब केवल जीवन यापन का साधन नहीं रही, बल्कि व्यावसायिक गतिविधि बनती जा रही है, जहां लाभ कमाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा रहा है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। कृषि और वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए होने लगा है। इन कारणों से ग्राम्य जीवन और प्रकृति का वो स्वरूप नष्ट हो रहा है जिससे रचनाकार चिंतित है। वो संतुलित विकास का पक्षधर है। वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन सर्वसुलभ होना चाहिए। छंद 3। महानदी विकराल बाढ़ में, जाड़े में मझधार। नावें बड़ी अब नहीं चलती, रेत ढुलाई पार। इस छंद में कवि ने महानदी के प्राकृतिक रूप का वर्णन किया है। यहाँ महानदी केवल सौंदर्य का उपादान नहीं है, कवि ने उसके विरूप होने का भी वास्तविक वर्णन किया है। बाढ़ की विकराल स्थिति का वो भुक्तभोगी रहा है। बाढ़ की चपेट में आकर ग्रामीण जन कई तरह के संकटों से गुजरते हैं। सारा जनजीवन तहस नहस हो जाता है। संग्रह की प्रथम कविता में इसका यथार्थ चित्रण हुआ भी है। उसी स्थिति का यहाँ संकेत है। जाड़े अर्थात शीत ऋतु में जल राशि के स्थिर भराव से सारा परिदृश्य बदल जाता है, जिसका अब अभाव होते जा रहा है। इसे बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। ये बदलाव केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि अक्सर मानवीय गतिविधियों जैसे बांध निर्माण, अत्यधिक जल दोहन और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। महानदी विकराल बाढ़ में, जाड़े में मझधार, ये ऋतुक्रम में नदी के स्वरूप का स्वाभाविक परिवर्तन है, जिससे तटवर्ती सामाजिक जीवन ही नहीं, समूचा परिवेश बदल जाता है। वर्षा ऋतु में एक तरफ बाढ़ की विभीषिका तो दूसरी तरफ जाड़े में जल भराव अब कम होने लगा है, और उसके बाद गर्मी में जल स्तर का अत्यधिक गिर जाना, ये जल प्रबंधन की कमी और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का संकेत है। नावें बड़ी अब नहीं चलती, रेत ढुलाई पार, ये सीधे तौर पर स्थानीय परिस्थिति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। नावें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं होती, बल्कि स्थानीय समुदायों की पहचान और आजीविका का हिस्सा भी होती हैं। उनका बंद होना सांस्कृतिक और आर्थिक क्षति है। महानदी पर पुल बनना निश्चित रूप से आवागमन सुविधा और विकास का परिचायक है, किंतु दूसरी ओर जीवन यापन के अन्य संसाधनों का समुचित विकास न होना चिंतनीय है। रेत ढुलाई का व्यापार भी नदी और मानव जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। यदि नदी में पर्याप्त जल या धारा नहीं है, तो ये कार्य आसान हो जाता है।
अनियंत्रित रेत खनन के कारण नदी की तलहटी में होने वाले बदलावों की ओर भी इशारा किया गया है, जो नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है। ये प्राकृतिक और राष्ट्रीय संपदा के दुरुपयोग को भी प्रदर्शित करता है। उक्त पंक्तियों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश है। प्रकृति से सामंजस्य नहीं होने से उसके गंभीर परिणाम होते हैं। कोरोना महामारी भी उसी का परिणाम है। अल्प वर्षा, अकाल आदि अन्य कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। अनियंत्रित बारिश, बाढ़, भूस्खलन, स्वास्थ्य की नई नई समस्याएं इन्हीं कारणों से बढ़ती जा रही हैं। औद्योगिक और तकनीकी विकास के इस क्रांतिकारी दौर से आज पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। इस छंद में इन्हीं भावों और मानवीय संघर्षों की यथार्थता को चित्रित किया गया है। छंद 4। दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुररियों की कतार, भागे चकवा चकवी जोड़े वैसी नहीं पुकार। इस छंद में कवि ने प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनने का संदेश निहित है। इसमें महानदी के पाट की वर्तमान स्थिति वास्तविक रूप से वर्णित है। बरसों पहले की तुलना में परिवर्तन को इसमें दिखाया गया है। प्रवासी पक्षी कुररियों के कई जोड़े कतारबद्ध होकर पहले आया करते थे। अतीत वैभवपूर्ण और आमोद प्रमोद से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जाड़े के दिनों में साइबेरिया की नदियों, झील, झरनों के आसपास बर्फ की मोटी परत जम जाती है, जिसके कारण वहां रहना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने प्रजनन काल में ये पक्षी अनुकूल वातावरण पाकर भारत आते हैं। अभी भी महानदी के उक्त क्षेत्र को छोड़कर निरापद अन्य स्थानों, राजस्थान, ओडिशा आदि क्षेत्रों में प्रवाहित नदियों, झीलों के आसपास ये पक्षी आते हैं, किंतु महानदी में वो परिवेश और परिदृश्य दिखाई नहीं देने का अफसोस है कवि को। इससे पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुररियों की कतार, कुररियों और चकवा चकवी का गायब होना इसी भाव को रेखांकित करता है। आज की जैव विविधता के ह्रास को भी यहाँ रेखांकित किया गया है। पक्षी या अन्य जलीय जीव जंतु किसी भी नदी के सौंदर्य को ही नहीं, उसके जलवायु और जीवन को भी समृद्ध करते हैं। अब कई प्रकार की प्रतिकूलता के कारण नदी के आसपास इन पक्षियों का आना या रहना नहीं हो पा रहा है। इस छंद की प्रतीकात्मकता ये है कि चकवा चकवी जैसे पक्षी भारतीय लोक कथाओं और साहित्य में जन संस्कृति के वाहक रूप में वर्णित होते रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति लोकमानस के अनुरंजन, परंपराओं के संवहन, शिक्षाप्रद कथा कहानियों के संकुचन आदि का कारण बनती जा रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के प्रभावों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से जन भावनाओं में सामाजिक सौहार्द के क्षरण का ये सूचक भी है। भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी नदी और पक्षी की अवधारणा का अभेद संबंध है। इन पक्षियों का वैसी नहीं पुकार में एक गहरी उदासी छिपी है, जो उन मधुर ध्वनियों और प्राकृतिक सामंजस्य को याद दिलाती है। इन मनोभावों की उत्फुल्लता का अब अभाव होने लगा है। पक्षियों का पलायन अक्सर उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश, जल प्रदूषण, परिवेश की प्रतिकूलता को दर्शाता है, जिसका गहरा असर मानवीय गतिविधियों पर पड़ रहा है। कवि को इस बात की बड़ी चिंता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रकृति पोषित जीव जंतुओं के रहने लायक जब हमारा वातावरण नहीं रह जाएगा, तो मनुष्य जीवन कभी भी बड़े संकट में आ सकता है। ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिल भी रही हैं। छंद 5। नए सपने गुजरे दिनों के, बदल गया व्यवहार। अब दिखते हैं टापू सारे, सूखी यह मझधार। प्रवासी पक्षी कुररी के माध्यम से यहाँ अतीतकालीन स्मृतियों में जीवन की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं को बताया गया है, जहाँ उन प्रियजनों का व्यवहार नई जीवन परिस्थितियों में बदलता जाता है। हाव भाव और क्रियाकलापों के परिवर्तित व्यवहार से व्यथित मन खिन्न हो उठता है। कुररी के माध्यम से ये पंक्तियां रचनाकार के आत्म पक्ष को इंगित करती हैं, जिसे आज के भौतिक युग में मानवीय प्रवृत्तियों के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए वो नए सपने गुजरे दिनों के, बदल गया व्यवहार कहता है। पुराने, शायद अधिक आशावादी या जीवन से जुड़े सपने अब नहीं रहे और लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी बदल रहा है। अब दिखते हैं टापू सारे, सूखी यह मझधार। महानदी की भौतिक स्थिति का सुंदर मानवीयकरण यहाँ किया गया है।
नदी के सूखने पर उसमें जगह जगह रेत मिट्टी के टापू उभर आते हैं। उसी तरह प्रिय के भौतिक रूपों में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। ये अत्यंत सूक्ष्म मानवीकरण है। यद्यपि कुररी पक्षी के शोकाकुल मनोभावों में ये अतीत और वर्तमान का स्वाभाविक दृश्यांकन है। रचनाकार किसी अलौकिक जगत की बात नहीं कर रहा है, वो इसी संसार में रहकर अपनी सारी मानवीय दुर्बलताओं और मनोभावों से धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसके निजी अनुभवों में जीवन के दुख सुख की साफगोई अभिव्यक्ति है। नदी के अर्थ में टापू और प्रेमपूर्ण जीवन के अर्थ में लंबे अंतराल के बाद भौतिक रूपों में शुष्कता को ये पंक्तियां ध्वनित करती हैं। टापू यहाँ अकेलेपन, अलगाव और बिखराव का प्रतीक है। जो कभी एक विशाल जीवन से भरी नदी थी, वो अब छोटे छोटे कटे हुए हिस्सों में बदल गई है, जो सूखेपन और वीरानगी की गवाही देती है। ये भौतिक रूप से उम्मीदों के सूखने के साथ साथ मानवीय संबंधों और भावनाओं के सूखने का भी प्रतीक है, जहां लोग एक दूसरे से कटकर अलग थलग पड़ गए हैं। प्रख्यात प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप का स्मरण कराती हैं ये पंक्तियां, मगर दोनों के प्रतीक और भावबोध बिल्कुल भिन्न हैं। कुररी एक कविता के विश्लेषण में पूर्व में इन कविताओं के बहुअर्थी और बहुआयामी होने की बात पर विस्तार से कहा जा चुका है। कुल मिलाकर ये छंद एक ऐसे परिदृश्य को चित्रित करता है जहां प्रकृति और मानव मन दोनों ही मुरझा गए हैं, जहां आशाओं और संबंधों के स्थान पर अलगाव और सूखापन नजर आ रहा है। छंद 6। बता गया था बरसों पहले उजड़ा जो आवास, बिछड़ा जन्मों के साथी से इस सूने आकाश। चूंकि इस पूरी कविता का कथा विन्यास प्रवासी पक्षी के बरक्स मानव मन और जीवन का उद्भाषण है, इसलिए कथ्य का स्वरूप उभय पक्षीय हो गया है। पक्षी कहीं केवल पक्षी है, तो कहीं कवि के भीतर का प्रतिरूप है, तो कहीं जीवन जगत का विरूप। इस नजरिए से इस छंद के गुंभन में मानव मन का गहरा अकेलापन, प्रिय के बिछुड़ने का दर्द और खोए हुए घर संसार की यादें दर्शित हुई हैं। रचना के सामान्य अर्थों में किसी विरह काव्य की प्रतीति हो सकती है, किंतु उसका धरातल व्यापक और बहुआयामी है। बता गया था बरसों पहले उजड़ा जो आवास, ये पंक्ति अतीत के एक दर्दनाक अनुभव को संदर्भित करती है। किसी के घर या आश्रय का उजड़ जाना। ये व्यक्तिगत त्रासदी हो सकती है, जैसे विस्थापन, घर का खो जाना, जीवन में किसी प्रिय का विलग हो जाना, या व्यापक पर्यावरणीय त्रासदी, जैसे प्राकृतिक आवासों का विनाश। बरसों पहले इस घाव की गहराई और उसके लंबे समय तक बने रहने का संकेत देता है। बिछड़ा जन्मों के साथी से इस सूने आकाश, यहाँ विछोह की चरम पीड़ा का भाव व्यक्त है। बिछड़े जन्मों के साथी से बिछुड़ना न केवल किसी प्रियजन से अलग होने का दर्द है, बल्कि ये अपनी जड़ों, पहचान या किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव के खो जाने का भी प्रतीक हो सकता है। छायावादी कालखंड में यदि ये कविता लिखी गई होती तो यहाँ रहस्यवादी भावबोध चस्पा कर दिया गया होता। मुकुटधर पांडे जी की कुररी के प्रति में जिस रहस्यमयिता और आत्मपरकता का भाव है, वो समय भी वैसा था जिससे छायावादी प्रवृत्तियों का निर्धारण होता है। यहाँ का रचनाकार उस बोध से बिल्कुल अलग दुनियावी बात करता है, जिसमें भावों की इतनी सघनता है कि वो अंतर्मुखी होते हुए भी सामाजिक चेतना से अलग नहीं हो पाता। यही इस कविता की खूबी है। सूने आकाश शब्दों का प्रयोग मन के अकेलेपन और अलगाव की भावना को और बढ़ाता है, जहाँ परदेसी पंछी के अभिमुख रचनाकार को सब कुछ खाली और अर्थहीन लगता है। ये छंद मानवीय त्रासदी, विस्थापन और प्रेम भावनाओं की अपूरणीय क्षति को अत्यंत संवेदनशीलता से व्यक्त करता है, जहाँ अतीत की यादें वर्तमान के अभाव को और गहरा कर देती हैं। छंद 7। ऐसा नहीं ठिकाना कोई जहाँ पल पल उजास, चाह रहे खुशहाल जिंदगी सारे लोग हताश। ये छंद वर्तमान समाज में भौतिक सुखों से वंचित जीवन की गहरी निराशा को सामने लाता है। कुररी पक्षी अपने निजी दुखों को प्रसारित करता हुआ अपनी संवेदना को सर्वव्याप्त देखता है। हालांकि ये छंद मूल कथ्य से अलग कवि के आत्मपक्ष के निकट है, जो किसी भी युग दृष्टि के सापेक्ष है। ऐसा नहीं ठिकाना कोई जहाँ पल पल उजास। इस पंक्ति में एक ऐसी दुनिया का चित्रण है जहाँ खुशी में स्थिरता नहीं होती, अर्थात हर पल सुखद नहीं होता। जीवन परिवर्तनशील है।
कवि कहता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां निरंतर प्रकाश या सकारात्मकता महसूस हो सके। यहाँ एक निराशावादी दृष्टिकोण भी है जो जीवन का सत्य है। चाह रहे खुशहाल जिंदगी, सारे लोग हताश। जीवन में निराश और हताश हर व्यक्ति अपने दुखों से उभरकर एक खुशहाल जिंदगी की आकांक्षा रखता है। बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां से मुक्त होने के लिए मनुष्य सदैव संघर्ष करता रहता है, किंतु बार बार असफलता से वो टूटने लगता है। ये प्रकृति की गति और मनुष्य की नियति है, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। छंद 8। जितने उपाय बन पड़े सभी, करता वो थक हार। ठहर नहीं पाता मन उसका, उड़ रहा बार बार। जितने उपाय बन पड़े सभी, करता वो थक हार। ये पंक्ति व्यक्ति के संघर्ष और अथक प्रयासों को दर्शाती है, जो शायद पिछले छंदों में वर्णित निराशाजनक परिस्थितियों का परिणाम है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं लगते या परिस्थितियां इतनी भारी पड़ती हैं कि व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। ठहर नहीं पाता मन उसका, उड़ रहा बार बार। परदेसी पंछी अपने वियोग के क्षणों में विचलित होकर अस्थिर हो जाता है और इधर उधर उड़ता रहता है, अर्थात कुछ न हो पाने की स्थिति में निरर्थक समय नष्ट होता है। वो लगातार विचारों, चिंताओं या अतीत की यादों में उड़ रहा है, यानी भटक रहा है। ये मानसिक अशांति, चिंता और अस्थिरता को दर्शाता है। ये आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक है, जहां व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पा रहा है और लगातार उम्मीदें लिए भटक रहा है। ये प्रकारांतर से प्रवासी पक्षी कुररी के प्रतीक रूप में क्रमशः रचनाकार के आत्म से सर्वात्म की यात्रा है, जो अपने युगीन यथार्थ से जुड़ा हुआ है। यहाँ मानवीय संघर्ष की पराकाष्ठा को दिखाया गया है, जहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर व्यक्ति को समसामयिक परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। छंद 9। जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश, दल बल वाले लड़ते भिड़ते रोज बदलते भेस। छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे की कविता का प्रवासी पक्षी कुररी प्रेम और वियोग की उदात्त स्थिति में अंतर्मुखी हो जाता है, जो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। किंतु मीनकेतन प्रधान की कविता में कुररी बहिर्मुखी होकर अपने समय और समाज की विषमताओं से रूबरू होता है। वो अपने भीतर की पीड़ा से स्वयं की मुक्ति न चाहकर दुनिया की सामाजिक बुराइयों, जाति धर्म के भेदभाव से उपजी विकृतियों, युद्ध जनित कारुणिक मनोभावों में अपने को विस्तार देता है। तुलनात्मक दृष्टि से ये इन कविताओं का युगबोध है। समाज और राजनीति में व्याप्त विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर तीखी टिप्पणी करना मीनकेतन प्रधान की समकालीन सोच और जन चेतना का परिचायक है। जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश। ये पंक्ति भारत जैसे बहुलतावादी समाज में जाति और धर्म के आधार पर होने वाले विभाजन को उजागर करती है। अन्य कई देशों में भी ये विषमता अलग अलग स्वरूप में विद्यमान है। कवि इस बात पर दुख व्यक्त करता है कि इन भेदों के कारण देश की एकता खंडित हो रही है, जिससे समाज में दरारें पड़ रही हैं। ये सामाजिक समरसता के क्षरण का संकेत है। दल बल वाले लड़ते भिड़ते रोज बदलते भेस। ये राजनीतिक दलों और सत्ता के लिए लालायत रहने वाले लोगों की कपटपूर्ण राजनीति पर प्रहार है। दलबल वाले उन लोगों को संदर्भित करता है जिनके पास शक्ति है। उनका लड़ना भिड़ना सत्ता के लिए होने वाले संघर्षों और वैचारिक टकरावों को दर्शाता है। रोज बदलते भेस उनकी अवसरवादिता, भाखंड और सिद्धांतों की कमी को उजागर करते हैं। वे अपने स्वार्थों के लिए लगातार अपनी नीतियों, वेशभूषा या निष्ठाओं को बदलते रहते हैं, जिससे सामान्य जनता भ्रमित और निराश होती है। ये छंद सामाजिक और राजनीतिक विखंडन की एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां एकता और ईमानदारी के स्थान पर विभाजन और अवसरवादिता हावी है। ये समाज और राजनीति दोनों की नैतिकता के पतन पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। छंद 10। बस सुंदर को सुंदर देखा, इतना रहा कसूर। आप बीती सुनाता जब मैं, लोग छिटकते दूर। कुर्री शीर्षक की इस दूसरी कविता में कवि की सोच के उतार चढ़ाव को देखा जा सकता है। वो बार बार अपने निजी दुखों की तरफ लौट लौट आता है। इसे उसके निजत्व से उभरने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो द्वंद्वग्रस्त कहीं भी नहीं है, विषादग्रस्त है, जो रचना के मूल में है। यही भावना उसे प्रेरित करती रहती है। ये छंद बस सुंदर को सुंदर देखा,
इतना रहा कसूर, कवि की गहरी संवेदनशीलता, प्रेम के प्रति एक निष्ठता और जीवन मूल्यों की आदर्शवादिता प्रदर्शित करता है। कसूर ये है कि प्रवासी पक्षी दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है, उसकी ऊपरी सुंदरता से परे, शायद उसकी आंतरिक अच्छाई या शुद्धता के रूप में। उसका प्रिय दैहिक होते हुए भी यहाँ उन्मुक्त है, कवि उसे जीवन के आदर्श रूप में देखता है, इसलिए वो प्रिय से प्रियतर होते जाता है। कविता के संदर्भ में ये एक कसक है कि उसकी निष्कपटता या सच्चाई ही उसके लिए कष्टकारक बन गई है। बहुधा जीवन में ऐसा होता भी है, विशेषकर आज की उपभोक्ता संस्कृति के दौर में मनुष्य उपयोगितावादी होता जा रहा है। मानवीय रिश्तों में टूटन और बिखराव की समस्याएं बढ़ रही हैं। आप बीती सुनाता जब मैं, लोग छिटकते दूर, ये समाज की उदासीनता और दूसरों के दर्द को सुनने की अनिच्छा को दर्शाता है। प्रवासी पंछी के माध्यम से ये कवि का आत्मकथ्य है कि वो अपनी आप बीती यानी अतीतकालीन अपनी पीड़ा, संघर्ष की बात जब लोगों को सुनाता है तो लोग दूर भागते हैं। अर्थात ये समाज की व्यक्ति केंद्रित मनोवृत्ति है कि सौहार्द की कमी होती जा रही है, जो एक सच्चाई है। ये भी कहा जा सकता है कि लोग दूसरों के दुख दर्द में सहानुभूति रखने से कतराते हैं, इसलिए अलगाव और अकेलेपन की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस छंद में मानवीय संवेदनाओं की कमी को रचनाकार ने व्यक्त किया है। यहाँ सामाजिक उदासीनता और भावनात्मक दूरी की एक मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत है। छंद 11। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। इस छंद में विगत वैश्विक महामारी कोरोना की भयावह स्थिति का चित्रण हुआ है। यही इन कविताओं की मूल संवेदना है, जिससे पाठक सीधे जुड़ जाता है। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, ये पंक्ति महामारी के वैश्विक प्रभाव और उसकी भीषणता को दर्शाती है। कोरोना के समय दुनिया भर के लोग भयभीत थे और अनजान रूप से, अर्थात कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परिजन तक उनके पास अंतिम क्षणों में नहीं रह सके, जिसका अर्थ है कि कई लोग परिजनों की देखभाल के बिना अज्ञात रूप में मर गए। इस भयानक त्रासदी से पूरी दुनिया परिचित है। लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। महामारी के दौर की वास्तविकता यहाँ व्यक्त हुई है, जहाँ क्या शहर क्या गांव, सभी तरफ लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया था। एक तरह से जीवन की हलचल थम गई थी। वहीं दूसरी ओर मृतकों की संख्या बढ़ने से शमशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कारों के लिए जगह की कमी थी, वहाँ भीड़ लगी हुई थी। ये मृत्यु की भयावह उपस्थिति और जीवन के सामान्य प्रवाह के पूरी तरह से बाधित होने का एक ग्राफिक चित्रण है। ये त्रासदी के पैमाने को भी दर्शाता है। ये छंद एक ऐसी त्रासदी की गहरी याद दिलाता है जिसने मानव जीवन को हिला कर रख दिया था। ये जीवन, मृत्यु, भय और सामाजिक अलगाव के कटु अनुभवों की वास्तविकता है। केवल 4 पंक्तियों में वैश्विक महामारी कोरोना के व्यापक प्रभाव को यहाँ उकेर दिया गया है। कोरोना कालीन जितनी भी कविताएं लिखी गईं, उनमें कदाचित ये सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। छंद 12। लोग यहाँ अपने में उलझे, रहते कोसों दूर, नहीं सूझता उसे रास्ता, कोशिश है भरपूर। कविता के केंद्र में कुर्ररी पक्षी का चित्रण है, जो अपने जीवन साथी से बिछुड़ गया है। वो अपने दुख की बात जिनको भी सुनाना चाहता है तो लगता है वो व्यक्ति खुद के जीवन की समस्याओं से उलझा हुआ है। ये छंद आधुनिक समाज में व्याप्त अलगाव, व्यक्तिवाद और दिशाहीनता को दर्शाता है। महामारी के संदर्भों की ही बात नहीं है, ये वर्तमान युग के नकारात्मक पहलुओं और भौतिकवादी सामाजिक व्यवहार का भी संकेत है। लोग यहाँ अपने में उलझे, रहते कोसों दूर का यही अभिप्राय हुआ। समकालीन समाज में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति और सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। लोग अपने निजी मुद्दों, समस्याओं या स्वार्थों में इतने व्यस्त हैं कि वे दूसरों से कटे हुए कोसों दूर रहते हैं। ये भावनात्मक अलगाव और सामुदायिक भावना की कमी को इंगित करता है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ने की बजाय अपने आप में सिमटे हुए हैं। कोविड-19 के दौरान ऐसी ही दूरी का नियम बना था। अब सामाजिक अलगाव एक प्रवृत्ति बनती जा रही है, जो मानवीय व्यवहार के लिए हितकर नहीं है। नहीं सूझता उसे रास्ता, कोशिश है भरपूर। ये व्यक्तिगत संघर्ष और दिशाहीनता को व्यक्त करता है। व्यक्ति अपनी समस्याओं से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। ये निराशा और हताशा की भावना को दर्शाता है, जहां प्रयास करने के बावजूद व्यक्ति को समाधान नहीं मिल पा रहा है।
ये जीवन की जटिलताओं और अनिश्चितताओं के सामने मनुष्य की लाचारी को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर ये छंद एक ऐसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करता है जहां लोग अलग थलग हो रहे हैं, अपने संघर्षों में अकेले हैं और दिशाहीनता से ग्रस्त हैं। ऐसी हालत में रचनाकार सामाजिक सौहार्द पर जोर डालता है। कुर्ररी पक्षी तो कवि की भावाभिव्यक्ति का एक प्रतीकात्मक माध्यम है। आदि कवि वाल्मीकि के क्रोंच वध और मुकुटधर पांडेय की कुर्ररी के प्रति कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगली कड़ी है मीन केतन जी की कविता। छंद 13। तालाब नदी नाले प्यासे, सूखती धराधार, बिकते गेंदे धतूरे सभी, रोज हाट बाजार। ये छंद पर्यावरणीय विनाश और उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों के क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। तालाब नदी नाले प्यासे, सूखती धराधार। यहाँ सीधे तौर पर जल संकट और पर्यावरणीय विपर्यय पर दृष्टिपात किया गया है। नदियाँ, तालाब और नाले सूख रहे हैं और पृथ्वी की जलधाराएं कमजोर पड़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, जल दोहन और प्रदूषण के कारण होने वाला ये गंभीर असंतुलन है जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। बिकते गेंदे धतूरे सभी, रोज हाट बाजार। यहाँ प्रकृति संपदा के अवमूल्यन का संकेत किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य और शक्ति को आज के समय में मनुष्य अपनी सुविधा से उपभोग कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता का व्यावसायीकरण हो रहा है। इसी तरह जीवन के आदर्शों का ह्रास हो रहा है। हमारे जीवन मूल्य जैसे गेंदे धतूरे की तरह हो गए हैं। ये भाव कवि को समकालीन हिंदी कविता के आगे की राह पर खड़ा कर देता है। गेंदा और धतूरा दोनों ही भारतीय संस्कृति और पूजन आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गेंदा शुभता का प्रतीक है तो धतूरा शिवजी के पूजन से। उनके बिकने का अन्य अभिप्राय वस्तुवादी विचारों का बढ़ना है। ये दर्शाता है कि पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता भी अब बाजार की वस्तु बन गई है और उनका महत्व केवल उनके आर्थिक मूल्य तक ही सीमित हो गया है। जहां प्रकृति का जीवन यानी जल स्रोत सूख रहा है और मानवीय भावनाओं का व्यावसायीकरण हो रहा है। छंद 14। सारस कबूतर सुआ सारी लापता हुए मात, वहाँ भी नहीं सुनता कोई उसके दुख की बात। ये छंद पर्यावरणीय विनाश के कारण पक्षियों के गायब होने या पलायन करने के भाव को दर्शाता है। प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण कुररी पक्षी अब महानदी में नहीं आते। नदी अन्य पक्षियों और जीव जंतुओं के रहने, विचरण करने का भी स्थल है, जहां पारंपरिक रूप से मनुष्य जीवन से गहरा जुड़ाव रखने वाले सारस, कबूतर, सुआ सारी आदि पक्षी जैसे लापता हो गए हैं। मात शब्द का प्रयोग बहुत सटीक बन पड़ा है, जिसका मतलब किसी जहरीली या नशीली वस्तु के प्रभाव से बेहोश हो जाना, अंग शैथिल्य, मानसिक नियंत्रण खो बैठना आदि होता है। इस स्थिति से बचने के लिए ये पक्षी अपनी जगह से भाग भी जाते हैं। इस कविता की छंद क्रमांक 2 में फसलों, खाद्यान्न में जहरीली दवाओं के छिड़काव की बात कवि ने की भी है। संदर्भित पंक्तियों में सुआ सारी, तोता मैना का आंचलिक प्रयोग किया गया है। सुआ संस्कृत शब्द शुक का और सारी सारिका का तद्भव रूप है। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकगीत बहुप्रचलित है। इस गीत का मूल भाव कारुणिक होता है। हो सकता है कवि ने इस अर्थ को भी उक्त पंक्तियों में व्यंजित करना चाहा हो। इससे इस रचना के अर्थ को व्यापकता मिलती है। उड़िया लोक कथा और कहानियों में भी सुआ सारी बहुप्रचलित है। कवि मीन केतन प्रधान उक्त दोनों प्रदेशों की सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाजों से सुपरिचित हैं। वे वहाँ के निवासी भी हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित उनका पैतृक गांव उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां दोनों प्रदेशों की भाषा, संस्कृति का अभेद संबंध है। महानदी छत्तीसगढ़ के आगे उड़ीसा की सीमा में प्रवाहित होती है। इन बातों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि यही भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश कविता में स्पंदित है। इन पक्षियों का लापता होना जैव विविधता के ह्रास और उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश का सीधा परिणाम है, जैसा कि पिछले छंदों में नदी के सूखने का जिक्र किया गया है। वहाँ भी नहीं सुनता कोई उसके दुख की बात। ये पंक्ति प्रवासी पक्षी की पीड़ा और उसकी उपेक्षा को दर्शाती है। वहाँ संभवतः एक ऐसी जगह को संदर्भित करता है जहाँ वो अपनी समस्याओं या चिंताओं को साझा करने की उम्मीद करता है, या इस समाज को ही संदर्भित करता है। उसके दुख की बात संभवतः पर्यावरण विनाश, सामाजिक मुद्दों या अपनी पर्सनल वेदना के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये अलगाव, उपेक्षा और निराशा की भावना को और गहरा करता है, जहाँ संवेदनशील व्यक्ति की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। पंक्तियों की मार्मिकता पाठक मन को छू जाती है। छंद 15।
पलट रहे पड़ाव जीवन के उजड़ते रूप रंग, ये दिन बीतते साल जैसे ठिठुरे जाड़े संग। ये छंद जीवन में आ रहे तीव्र परिवर्तनों, अस्थिरता और समय की गति के भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। पलट रहे पड़ाव जीवन के उजड़ते रूप रंग, ये पंक्ति जीवन में आ रहे अप्रत्याशित परिवर्तनों को इंगित करती है। पड़ाव जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों या स्थिर अवस्थाओं को संदर्भित करते हैं जो अब बदल रहे हैं। उजड़ते रूप रंग का अर्थ है कि जीवन का सौंदर्य, उसकी विविधता और उसकी चमक फीकी पड़ रही है या नष्ट हो रही है। ये पर्सनल जीवन में अस्थिरता, हानि और पहचान के संकट को भी दर्शा सकता है, जहां चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। पक्षी के वियोग की मनोदशा यहाँ मुखर है। ये दिन बीतते साल जैसे ठिठुरे जाड़े संग, ये समय के भावनात्मक अनुभव का वर्णन करता है। दुख और निराशा के कारण दिन बहुत धीमी गति से साल जैसे बीतते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे हर पल लंबा और कष्टकारी लगता है। ठिठुरे जाड़े संग इस भावना को और गहरा करता है। जाड़ा, सर्दी अक्सर उदासी, ठहराव, सिकुड़न और जीवन की कमी से जुड़ा होता है। इस तुलना से ये पता चलता है कि जीवन की परिस्थितियां इतनी कठोर और ठंडी हो गई हैं कि समय काटना भी मुश्किल हो गया है और हर पल कष्टकारी लग रहा है। कुल मिलाकर ये छंद जीवन की अस्थिरता, सौंदर्य के क्षरण और समय के भावनात्मक रूप से बोझिल अनुभव का एक गहरा और उदास चित्रण प्रस्तुत करता है, जहां हर चीज बोझिल और धीमी गति से चलती प्रतीत होती है। छंद 16। होली में अपने घर जाता, याद आता प्रवास, खाली सारा जहान लगता, बस थोड़ी सी आस। कविता के केंद्र में वियोग व्यथित प्रवासी पक्षी है। शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर में ये विदेशी कुरर्री पक्षी भारत आते हैं और उनका प्रजनन काल व्यतीत होने पर गर्मी के आरंभ में स्वदेश लौटते हैं। महानदी के किनारे बसे ग्रामीण जनों का मानना है कि होली अर्थात मार्च में गर्मी प्रारंभ होने पर कुरर्री चले जाते हैं। यही भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। यहाँ कारुणिक स्थिति ये है कि कुरर्री के जोड़े में से एक का बिछुड़ जाना हुआ है। बिछुड़न इस तरह से है कि उसके मिलने की उम्मीद लगभग नहीं है। पक्षी कुरर्री को अकेले ही अन्य पक्षियों की तरह अपने घर यानी स्वदेश लौटना पड़ रहा है। आए दोनों साथ से, लौटना अकेला होगा। जीवन उजड़ गया है। ये व्यथा उस अकेले कुरर्री के लिए असह्य हो रही है। पहले त्योहार के अवसर पर खुशियां लेकर घर यानी स्वदेश लौटना होता था, अब घोर अवसाद में डूबकर अकेला लौटना पड़ रहा है। उसका सब कुछ जैसे लुट चुका है। वर्तमान ही नहीं, भविष्य के सपने भी, आने वाली पीढ़ी की सारी संभावनाएं शून्य हो गई हैं। जिसकी खोज में संभवतः वो यहाँ फिर आता है और बार बार उड़ता हुआ अपने सपनों को खोजता है। उसकी आशा कभी खत्म नहीं होती। होली में अपने घर जाता, याद आता प्रवास। होली एक रंगीन और खुशियों भरा त्योहार है जो अक्सर परिवार और समुदाय के साथ मनाया जाता है। ऐसे समय में अपने घर जाता व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कवि को प्रवास यानी दूर रहने की याद आती है। कविता के संदर्भ में मानसिक रूप से वो अपने पुराने दिनों या शायद उस समय को याद कर रहा है जब वो घर से दूर था, या शायद घर अब वैसा नहीं रहा जैसा वो याद करता है। इसके साथ उसका गांव, वो परिवेश, वे सभी लोग समाहित रहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। खाली सारा जहान लगता, बस थोड़ी सी आस। ये गहरे अकेलेपन और वीरानगी की भावना को दर्शाता है। त्योहार के माहौल में भी उसे सारा जहान खाली लगता है। ये दर्शाता है कि बाहरी खुशी या माहौल उसके आंतरिक दुख या शून्यता को भर नहीं पाता। हालांकि इस निराशा के बीच एक छोटी सी आस भी बची है। ये आस किसी बेहतर भविष्य की, किसी गहरे जुड़ाव की, या बस इस निराशा से उभरने की उम्मीद हो सकती है। ये नॉस्टैल्जिया यानी गहन उदास भावना, अतीत की यादें और वर्तमान का खालीपन है। फिर भी उम्मीद की किरणें बची रहती हैं। ये सहज मानवीय मनोभाव है। छंद 17। देखता ज्ञान की आंखों से विज्ञान सभी ओर, इंसान मगर नहीं देखता अपना चेतन छोर। रचना के उत्तरार्ध में कवि का दृष्टिकोण बहुआयामी होने लगता है। इस छंद में आधुनिक युग में विज्ञान और मानवीय चेतना के बीच के अंतर्भावों को उजागर किया गया है।
देखता ज्ञान की आंखों से विज्ञान सभी ओर। ये पंक्ति आधुनिक मनुष्य की वैज्ञानिक सोच और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। विज्ञान में हमें दुनिया को समझने और उस पर नियंत्रण करने के लिए असीम क्षमताएं दी है। हम ज्ञान की आंखों से यानी तार्किक, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से हर चीज को देखते हैं और वैज्ञानिक प्रगति हर दिशा में हो रही है। ये मानव की बौद्धिक उपलब्धि को स्वीकार करता है। इंसान मगर नहीं देखता अपना चेतन छोर। ये पंक्ति मानव की आध्यात्मिक, नैतिक और आत्म जागरूकता संबंधी कमी को इंगित करती है। विज्ञान ने बाहरी दुनिया को समझने में मदद की है, लेकिन इंसान अपने चेतन छोर यानी अपनी आत्मा, अपनी नैतिक जिम्मेदारी या अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं देख पा रहा है। यहाँ इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया है कि भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद मनुष्य आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से दूर होता जा रहा है, जिससे वो अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को समझने में विफल होता जा रहा है। ये छंद विज्ञान की सीमाओं और मानवीय चेतना के विकास की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आंतरिक ज्ञान और आत्मचिंतन भी उतना ही आवश्यक है, ताकि मनुष्य एक पूर्ण और संतुलित जीवन जी सके। छंद 18। मन चाहे काम नहीं होता, लुट जाता संसार, दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार। कुररी का कवि अब कुररी की वैयक्तिकता से ऊपर उठता है। अब उसके दुख का भाव सामाजिक विस्तार पाता है, निर्वैयक्तिक होकर नहीं बल्कि व्यक्ति सापेक्ष होकर। इस भावबोध की अभिव्यक्ति यद्यपि हमारे साहित्य में अन्यत्र भी विद्यमान है, किंतु यहाँ मीनकेतन प्रधान का वैचारिक धरातल पूरी तरह उन मानवतावादी मूल्यों को धारित करता है जहाँ सब कुछ मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से कविता के निहितार्थ कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति न होने से उत्पन्न निराशा से उबरने के लिए मनुष्य अपना जीवन झोंक देता है, फिर भी उसकी मुराद पूरी नहीं होती। मन चाहे काम नहीं होता, लुट जाता संसार, अर्थात मन माफिक काम नहीं होने पर व्यक्ति की असफलता उसे निराशा के उस छोर तक ले जाती है जहां सारा कुछ निरर्थक लगता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या उसके मन चाहे काम नहीं होते तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका संसार लुट गया हो। ये अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति न होना उसे गहरे दुख और हानि का अनुभव कराता है। ये जीवन की कठोरता और व्यक्ति की वास्तविकता को ध्वनित करता है। ऐसी स्थिति में रचनाकार कुररी पक्षी के माध्यम से ये भाव व्यक्त करता है कि दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार, अर्थात मानवीय चेतना के प्रतीक रूप में कुररी पक्षी अपने निजी दुखों और निराशा की वैयक्तिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन की सार्थकता 7 समंदर पार यानी कि दूर सुदूर पूरी दुनिया के लोगों की संवेदनाओं से जुड़कर अपने को सर्वव्याप्त कर लेता है। अब वो समाज की हर स्थिति से जुड़कर विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ गया है। यहाँ भारतीय संस्कृति प्रतिबिंबित है। 7 समंदर पार एक मुहावरा है जो अत्यधिक दूरी या किसी दूरस्थ अकल्पनीय स्थान को इंगित करता है। ये उसके वैचारिक विस्तार की तीव्रता और उदात्तीकरण के भावों का सूचक है। छंद 19। रहा समेट झमेला सारा, सोच रहा दिन रात, बदला जो रास्ता सभर में, लगा बड़ा आघात। ये छंद जीवन के अप्रत्याशित मोड़ और उसके कारण होने वाले गहरे भावनात्मक आघात को दर्शाता है। रहा समेट झमेला सारा, सोच रहा दिन रात। ये पंक्ति व्यक्ति की गंभीर मानसिक उलझन और चिंतन को दर्शाती है। प्रवासी पक्षी कुररी आत्मव्यामोह से मुक्ति के लिए अपने जीवन के झमेले यानी समस्याओं और जटिलताओं को समेटने की कोशिश कर रहा है, यानी उन्हें समझने और सुलझाने का प्रयास कर रहा है। ये प्रक्रिया इतनी गहन है कि वो दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है। लिहाजा अब सामाजिक जीवन के बड़े दायरे में सबको देखना चाहता है, फिर भी गाहे बगाहे अतीत की स्मृतियां उभर आती हैं और उसे अपने साथी का स्मरण हो आता है जिसने जीवन के बीच सभर में साथ छोड़ दिया या उसका साथ छूट गया जो कदाचित उसके वश में नहीं था। ये आघात उसके लिए असह्य था। अपने बिछड़े साथी को उलाहना देते बहुत आत्मिक रूप से वो क्षोभ से भर जाता है। कुररी को माध्यम बनाकर कवि कहता है, बदला जो रास्ता सभर में, लगा बड़ा आघात।
ये जीवन में आए एक अप्रत्याशित और दर्दनाक बदलाव को इंगित करता है। सफर में रास्ता बदलना जीवन की दिशा में एक बड़े अनियोजित परिवर्तन का प्रतीक है। ये परिवर्तन इतना गहरा और अप्रत्याशित था कि उसे बड़ा आघात लगा। ये कोई व्यक्तिगत त्रासदी, बदलाव, रिश्ते में दरार या किसी बड़ी निराशा का परिणाम हो सकता है, जिसने उसके जीवन की दिशा और उसके भावनात्मक संतुलन को पूरी तरह से हिला दिया है। यहाँ जीवन की अप्रत्याशितता और गहरे आघातों का मार्मिक चित्रण हुआ है। एक व्यक्ति अपने जीवन के जटिल मोड़ों से गुजरते टकराते, मानसिक आघात को झेलते शोक की मनोदशा तक पहुंच जाता है। छंद 20। परदेसी पंछी जान रहा उड़ता चारों ओर, नाहक जंग रोकना होगा यह अवाम का जोर। यह बड़ा अप्रत्याशित सा लगता है कि प्रेममय जीवन में बिछड़न और हताशा की भीषणतम परिस्थितियों से गुजरते हुए कथानायक के रूप में प्रवासी पक्षी अचानक युद्धजनित परिवेश की ओर बढ़ चलता है। संभवतः ऐसा इसलिए कि मीनकेतन प्रधान का कवि किसी पारंपरिक कथा विन्यास या शिल्प विधानों से बंधता नहीं है। वह जीवन के व्यतिक्रमित रूप को भी समग्रता में देखना चाहता है। बहुत कुछ जब पीछे छूट जाता है और व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं, तो वह अपनी सार्थकता की तलाश में किसी भी दिशा की ओर बढ़ सकता है जिसे वह सही माने। यहाँ भी यही बात है। पक्षी को कदाचित प्रतीक रूप में इसलिए लिया गया है कि उसके उड़ने की क्रिया में जीवन की जड़ता नहीं बल्कि गतिशीलता है। वह अपने धरातल और आसमान में उन्मुक्त चिंतन का अभिलाषी है। उसके लिए यह भाव विस्तार जरा भी अप्रत्याशित या अकल्पनीय नहीं है। पक्षी अपने परिवेश और स्वभाव में सर्वदेशी हो सकते हैं। उनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। मानसिक शांति की उनकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। पक्षी किसी एक जगह के बंधे नहीं होते। साइबेरिया की सीमा कुररी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यह मनुष्य के मन और उसकी कल्पना को भी प्रतीकित करता है, जो सार्वदेशिक और निर्बंध है। इसलिए इस छंद में कवि ने परदेसी शब्द का प्रयोग पंछी के लिए किया है। वह यहाँ पक्षी शब्द का प्रयोग शिष्ट या चिन्हित रूप में नहीं करता। उसके तद्भव रूप पंछी कहता है, जो विशिष्ट नहीं बल्कि आम जन की भावनाओं को अवधारित करता है। यहाँ एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक संदेश और सामूहिक चेतना प्रतिफलित है। दुनिया के किसी भी समाज के लिए कहीं भी युद्ध जैसी विध्वंसक स्थिति स्वीकार्य नहीं होती। पक्षी स्वभावतः शांतिप्रिय प्राणी भी होते हैं। इसी मनोविज्ञान को लक्षित कर कवि उसके माध्यम से जीवन के सहज संचालन की कामना करता है। वह कहता है, परदेसी पंछी जान रहा उड़ता चारों ओर। यहाँ वर्णित परदेसी पंछी कवि या एक संवेदनशील चिंतनशील व्यक्ति का प्रतीक है, जो दुनिया में हो रहे अन्याय और संघर्षों को ठीक ठीक देख रहा है। वह चारों ओर उड़ता है, यानी वह विभिन्न परिदृश्यों और समस्याओं का अवलोकन करता है, जिससे उसे व्यापक समझ मिलती है। यह उसकी जागरूकता और अनुभव को दर्शाता है, जो उसे एक विशेष परिप्रेक्ष्य देता है। नाहक जंग रोकना होगा यह अवाम का जोर। यह एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है। नाहक जंग अनावश्यक, निरर्थक और विनाशकारी संघर्षों यानी शारीरिक युद्ध, वैचारिक संघर्ष, सामाजिक झगड़ों को संदर्भित करता है। कवि आह्वान करता है कि इन संघर्षों को रोकना होगा, और यह कैसे होगा? यह अवाम का जोर, यानी यह आम जनता की शक्ति, एकता और सामूहिक चेतना से ही संभव है। वह लोकतंत्र में जनता की शक्ति पर विश्वास और सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक चेतना की आवश्यकता पर बल देता है। पाठकीय मनोवृत्ति इसके अर्थ और तात्पर्य के लिए किसी विचारधारा के सिद्धांतों की ओर भी झुक सकती है, जिसके लिए वह स्वतंत्र है। इसे अन्य कई दृष्टिकोण से व्याख्यारित किया जा सकता है। संग्रह की अन्य कविताओं में अभिव्यक्त कवि के राजनीतिक सामाजिक चिंतन पर गौर करें तो मठाधीश और सत्तासीन शक्तियों के विरुद्ध जन जागृति के आवाहन रूप में भी इन पंक्तियों का अर्थ लगाया जा सकता है। इस तरह यह छंद व्यक्तिगत अवलोकन और जागरूकता से एक सामाजिक आवाहन का संकेत करता है। अवांछित युद्धों की विभीषिका को रोकने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आम जनता की एकजुट शक्ति में कवि का प्रबल विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं। छंद 21। एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान, चाहे अनचाहे जो बिखरा वो रहे सावधान।
पूर्व कथन के तारतम्य में प्रतीक रूप में कुररी अर्थात युग चेता व्यक्ति मानव जीवन की शांति और सुख के लिए सहयोगात्मक भावना से विनाशकारी स्थितियों के समाधान में संलग्न होकर विश्व मानवता के पक्ष को मजबूत करेगा। कवि का यह दृढ़ विश्वास है, तभी वह कहता है, एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान। यह पंक्ति आशावादी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। कवि मानता है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलकर करना होगा। यहाँ एकता, संवाद और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर डाला गया है ताकि नया समाधान खोजा जा सके। इसमें पिछली चुनौतियों से सीखने और भविष्य के लिए साथ काम करने की प्रेरणा निहित है। चाहे अनचाहे जो बिखरा वो रहे सावधान, यह एक चेतावनी और सतर्कता का निनाद है। चाहे अनचाहे जो बिखरा उन सभी लोगों को संदर्भित करता है जो अनजाने में या जानबूझकर विभाजित या अलग हो गए, चाहे वो कोई भी प्रवृत्ति हो। कवि चेतावनी देता है कि वे सभी जो इस बिखराव के लिए जिम्मेदार हैं या जो इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, जिसका प्रतिकार प्राकृतिक, सामाजिक या दैवीय रूप में कभी भी हो सकता है। इसलिए अतीत की गलतियों को दोहराने से बचने और भविष्य में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का यह दिशा निर्देश है। छंद 22। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास। झुंड को नई राह दिखाता सदियों का प्रतिभास। यह इस रचना का अंतिम छंद है, जिसमें इतिहास के पृष्ठों पर अंकित युद्ध के परिणामों पर विचार किया गया है। यहाँ कवि का गहन और दार्शनिक चिंतन व्यक्त हुआ है। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास। ये पंक्ति युद्ध की भयावह परिणति और उसकी निरर्थकता पर एक सार्थक टिप्पणी है। कवि कहता है कि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता, क्योंकि जीते को भी युद्ध मारता है। भले ही एक पक्ष भौतिक रूप से जीत जाए, युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम जनहानि, विनाश, आर्थिक बर्बादी, मानसिक आघात आदि से वह भी अंदर से खोखला हो जाता है गवाह इतिहास इस सत्य की पुष्टि करता है कि मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां जीत के बाद भी मानवीय दृष्टि से कोई सच्चा लाभ नहीं होता। कवि यहाँ अहंकारवादी, स्वार्थपरक युद्धों और संघर्षों की बात कर रहा है। इसलिए वो अंतिम पंक्ति में एक तरह से रचना के निचोड़ के रूप में कहता है, झुंड को नई राह दिखाता सदियों पा प्रतिभास। यहाँ सामूहिक चेतना, ज्ञान और सदियों के अनुभवों पर बल दिया गया है। झुंड यहाँ मानव समुदाय या समूह को संदर्भित करता है। दिशाहीनता से समाज को बचाने के लिए कहा गया है। नई राह दिखाता अर्थात अतीत के अनुभव और ज्ञान, जिसे सदियों का प्रतिभास कहा गया है, ही भविष्य के लिए सही मार्गदर्शक हैं। प्रतिभास अंतर्ज्ञान, अनुभव या गहरी समझ को दर्शाता है, जो पीढ़ियों से संचित होता रहा है। ये सुझाव देता है कि सच्ची प्रगति भौतिक शक्ति या संघर्ष से नहीं, बल्कि सामूहिक ज्ञान, सहिष्णुता और समझ से आती है। ये छंद कविता का एक शक्तिशाली और दार्शनिक निष्कर्ष है। ये युद्ध की त्रासदी को उजागर करता है और मानवीय धरातल पर अतीत के अनुभवों से सीखने तथा एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सामूहिक ज्ञान और चेतना पर भरोसा करने का आह्वान करता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य की घोषणा करता है कि असली जीत संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ और सहयोग से आती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुररी 2 एक परिपक्व, बहुआयामी और गहन संवेदनशील रचना है। यहाँ व्यक्ति संवेदना के साथ ही पर्यावरण, समाज, राजनीति, महामारी और मानवीय अस्तित्व के प्रश्नों को एक सूत्र में पिरोया गया है। परदेसी पंछी का प्रतीक संपूर्ण रचना को एकता प्रदान करता है। भाषा सरल किंतु प्रभावी है, बिंब स्पष्ट और यथार्थपरक है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हुए भी समग्र कथा का अंग है। अंतिम छंद आशा और ज्ञान का संदेश देकर रचना को सार्थक और कालजयी बनाता है। रचना की ऐतिहासिक परंपरा पर दृष्टिपात करें तो कहा जा सकता है कि हिंदी छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति 1 और 2 की अगली कड़ी है मीनकेतन प्रधान की कविता कुररी, जिसमें वर्तमान दौर का स्पंदन और भावी हिंदी कविता का प्रतिफलन ध्वनित है।
उन्होंने जानबूझकर इस कविता का शीर्षक कुररी रखा है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये रचना उनके साहित्यिक पितृ पितामहों को अर्पित श्रद्धांजलि है? शायद ये अंतिम वाक्य सुधी पाठकों श्रोताओं को भावातिरेक लगे, मगर मुझे ये सच लगता है। महानदी पुल से दिख जाता गाँव का वही छोर, निकल गया पंछी परदेशी बेचैन किसी ओर। पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तट कछार, अनाजों में दव जहरीली खेतों का व्यापार। महानदी विकराल बाढ़ में, जाड़े में मझधार, नावे बड़ी अब नहीं चलती रेत ढुलाई पार। दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुररियों की कतार, भागे चकवा चकवी जोड़े वैसी नहीं पुकार। नए सपने गुजरे दिनों के बदल गया व्यवहार, अब दिखते हैं टापू सारे सूखी ये मझधार। बता गया था बरसों पहले उजड़ा जो आवास, बिछड़ा जन्मों के साथी से इस सूने आकाश। ऐसा नहीं ठिकाना कोई जहाँ पल पल उजास, चाह रहे खुशहाल जिंदगी सारे लोग हताश। जितने उपाय बन पड़े सभी करता बहुत थक हार, ठहर नहीं पाता मन उसका उड़ रहा बार बार। जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश, दल बल वाले लड़ते भिड़ते रोज बदलते भेष। बस सुंदर को सुंदर देखा इतना रहा कसूर, आप बीती सुनाता जब मैं लोग छिटकते दूर। कोरोना से सहमी दुनिया मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना भीड़ लगी शमशान। लोग यहाँ अपने में उलझे रहते कोसों दूर, नहीं सूझता उसे रास्ता कोशिश है भरपूर। तालाब नदी नाले प्यासे सूखती धराधार, बिकते गेंदे धतूरे सभी रोज हाट बाजार। सारस कबूतर सुआ सारे लापता हुए मात, वहाँ भी नहीं सुनता कोई उसके दुख की बात। पलट रहे पड़ाव जीवन के उजड़ते रूप रंग, ये दिन बीतते साल जैसे ठिठुरे जाड़े संग। होली में अपने घर जाता याद आता प्रवास, खाली सारा जहान लगता बस थोड़ी सी आस। देखता जान की आँखों से विज्ञान सभी ओर, इंसान मगर नहीं देखता अपना चेतन छोर। मन चाहे काम नहीं होता लुट जाता संसार, दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार।
रहा समेट झमेला सारा, सोच रहा दिन रात। बदला जो रास्ता सफर में लगा बड़ा आघात। परदेसी पंछी जान रहा उड़ता चारों ओर। नाहक जंग रोकना होगा यह अवाम का जोर। एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान। चाहे अनचाहे जो बिखरा वो रहे सावधान। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास। झुंड को नई राह दिखाता सदियों का प्रतिभास। हाँ, सदियों का प्रतिभास।